हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 5 गोवा जैसा मैंने देखा, जिसके लेखक थे विनय शर्मा। इस पाठ में अब तक हम लोगों ने देखा कि लेखक किस तरह से गोवा पहुंचते हैं और वहां पे शाम के समय बेनालियम बीच पे घूमने के लिए जाते हैं, क्या कुछ अनुभव करते हैं उसको हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। अब यहाँ पे छोटा प्रश्न बना कि अगले दिन लेखक ने इस वाहन से गोवा घूमने की योजना बनाई। उत्तर में आएगा बस से। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो प्रश्न है काल में जाएंगे, काल परिवर्तन में बनाई, अंतिम में ई आया तो यह सामान्य भूतकाल। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आज किराए पर मिल जाती है, तो घूमने फिरने शब्द युग्म हो गया। जाती है, ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल। और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा, मुनासिब उचित। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना कि लेखक इस साधन से, इस वाहन से गोवा घूमना चाहते थे, वह क्या है? बाइक से। इस साधन से गोवा घूमने में अधिक मजा आता है, बाइक से। लेखक बाइक से गोवा घूमने का आनंद नहीं ले सके। उत्तर लिखिए, कारण लिखिए। क्योंकि बच्चे थे साथ में, जिसके कारण उन्हें बस से जाना उचित लगा। आगे चलते हैं। यहाँ सी फूड आप जानते हैं, वह समुद्री व्यंजन जो होता है, समुद्री खाना, उसे सी फूड कहते हैं। कि अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु अर्थात स्वादिष्ट, जायकेदार भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। दो चार होना, कठिनाइयों का सामना करना, यह मुहावरा है आपका। परीक्षा में दिया रहेगा, आपको अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करना है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है। अब यहाँ पर कारण लिखो। गोवा में पर्यटकों को शाकाहारी सुस्वादु भोजन की समस्या से दो चार होना पड़ता है। कारण लिखिए। उत्तर होगा गोवा में सी फूड की अधिकता है। यहाँ पे ता प्रत्यय लगा है। शाकाहारी शब्द आया है, इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा मांसाहारी। पड़ता है, ता है, ती है, ते है, तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल। काफी भटकने अर्थात घूमने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। जेब ढीली हो जाना मुहावरा है और जिसका अर्थ है अत्यधिक रुपए खर्च हो जाना, किस्मत, भाग्य। यहाँ पर वाक्य का प्रकार, शब्द के रचना के आधार पर वाक्य प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पाएंगे कि दो वाक्य है। पहला वाक्य, काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब ढीली हो गई। यहाँ पे मिश्र वाक्य है, क्योंकि पहला वाक्य पढ़ने के बाद हमें यह पता नहीं चलता है कि आगे क्या कुछ हुआ। दूसरा वाक्य पढ़ने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाती है, इस कारण यह मिश्र वाक्य हो गया। गई, ई लगा है, तो आ, ई, ए अगर अंत में क्रिया के लगे हैं तो वहां पे सामान्य भूतकाल। ढीली का अगर हम लिंग बदले तो ढीला। यह समस्या हमें पहले से पता थी। अब यहाँ पर आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा, उत्तर यहाँ से खोजना होगा। लेखक को इस समस्या की पहले से ही जानकारी थी। क्या समस्या है? गोवा में सी फूड की अधिकता है, जिसके कारण पर्यटकों को शाकाहारी
भोजन की समस्या से दो चार होना पड़ता है। काफी भटकने के बाद भी अच्छा भोजन नहीं मिलता, तीसरे बॉक्स में। और चौथे में मिलने किस्मत से अगर मिल भी गया तो अधिक पैसे खर्च हो जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ है संजाल बना और उत्तर आपको मिला, उत्तर यहाँ से मिला। इसलिए हम अपने रिसॉर्ट के स्वीट में उपलब्ध, स्वीट मतलब मैंने बताया था रूम या कमरा, उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। यहाँ पर फिर से प्रश्न बना कि लेखक रिसॉर्ट के स्वीट में ही उपलब्ध किचन में ही भोजन करने को विवश थे। और उत्तर कहाँ से? जो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा, उत्तर वहां से ही मिलेगा आपको। ता था, ती थी, ते थी, यह सामान्य भूतकाल हुआ। उपलब्ध का विरुद्धार्थी अनुपलब्ध। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। ध्यान रखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण संजाल आपके शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये शब्द युग्म हुआ और परस्पर विरुद्धार्थी शब्द हुआ। छोटे बड़े विरुद्धार्थी विरोधी शब्द भी हो गया और साथ में ही यहाँ पे शब्द युग्म हुआ। यहाँ प्रश्न बना, गोवा में लगभग इतने बीच हैं, 40 के करीब बीच। बीच आप जानते हैं समुद्र का किनारा। गोवा में प्रमुख बीचों की संख्या 7 या 8। अब आगे अंजुना बीच की विशेषताएं बताई गई हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। अंजुना बीच की विशेषता क्या हुई? अंजुना बीच नीले पानी वाला है, पथरीला है, परंतु बहुत ही खूबसूरत। पथरीला, पत्थर प्लस ईला, ईला जो है प्रत्यय लगा है, तो पत्थर में ईला लगाकर वहां पे पथरीला यह शब्द बनाया गया, अर्थात पत्थर का। तो यहाँ पे प्रत्यय शब्द है, खूबसूरत अर्थात सुंदर। तो यह अंजुना बीच की विशेषता हो गई। पहली विशेषता कि अंजुना बीच नीले पानी वाला है। दूसरा, पथरीला और खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न जो संजाल बन रहा है कि अंजुना बीच ऐसा है, तो उसी का उत्तर अब हम लोग आगे खोजने जा रहे हैं। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। अब यहाँ पे भी प्रश्न बन गया आपका कि अंजुना बीच का मनोरम दृश्य इस जगह से देखा जा सकता है कि वहां पे उत्तर लिखना है कि अंजुना बीच के एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से अंजुना बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मनोरम अर्थात मनमोहक, सुंदर, आकर्षक देखा जा सकता है। सकता है, सकती है, सकते हैं। यहाँ पे तो सामान्य वर्तमान काल। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। तो यहाँ पर अंजुना बीच ऐसा है, तो यहाँ के पहले बॉक्स में यह आएगा, समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर ही, इसका पानी नीला है और वहां पे जो पत्थर हैं वो काले हैं। तो यहाँ पे नीला पानी, नीला जो है वो विशेषण शब्द है, काले जो है वो विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे जो पत्थर है वो काले रंग के हैं और पानी नीला है। नीला पानी
वहां पर जो पत्थर मौजूद हैं उन पर जाकर के वह टकराता, पछाड़ खाना था अर्थात टकराया करता है। यह दूसरे बॉक्स में आएगा। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। आप जानते हैं पानी में बड़ी ताकत होती है। यहाँ पे दिए हैं, ए है, ई है, आ है, तो वहां पे पूर्ण वर्तमान काल, जिससे ये पत्थर कमजोर हो गए हैं। यहाँ पे भी फिर पूर्ण वर्तमान काल। पत्थरों के कमजोर होने का कारण उत्तर मिला कि पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए, जिससे ये पत्थर कमजोर हो गए हैं। कमजोर का विरुद्धार्थी ताकतवर। पत्थरों में छेद होने का कारण नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इसमें कई छेद कर दिए हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आपको फिर मिलेगा मिश्र वाक्य है, क्योंकि पहला वाक्य आपने पढ़ा तो बात पूरी नहीं हुई। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। साथ ही आगे लेखक बताते हैं कि समुद्र का जो पानी है वो काफी पीछे तक चला गया है, मतलब किनारे पर उतना नहीं रहता है, अंदर साइड में रहता है। इस कारण से वहां पर पत्थरों में पानी भर गया है, वहां पे आके टकराता है, जिसके कारण से उसमें पानी भर गया है। आ है, ई है, ए है, यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। काई मतलब शैवाल, जिसे आप सब एल्गी के नाम से जानते हैं। तो वहां पे आप जानते हैं जब किसी चीज पे बहुत समय तक पानी पड़ा रहता है तो उस पे शैवाल बन जाता है, और जिसे आप एल्गी कहते हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने के कारण पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। अब तीसरा बॉक्स अंजुना बीच ऐसा है, उसमें यह आएगा कि वहां काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है। चौथा हुआ कि अंजुना बीच ऐसा है, वहां पर फिसलने का हमेशा डर रहता है। तो महत्वपूर्ण संजाल है अंजुना बीच ऐसा है। अब वहां पर अगर आप उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। दूसरा, नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। तीसरा, काई ने वहां पर अपना घर बना लिया है। और चौथा, वहां पर फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं। इससे वहां फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। यह कोटेड लाइन है, संघर्षों में ही जीवन है। अर्थात जो कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना साहस के साथ करता है, वही अपने जीवन में सफलता का स्वाद चखता है। तो जिसे वहां का आनंद लेना है, उसे फिसलने से डरना नहीं है, वो उसे तकलीफों को उठाकर वहां पर पहुंचना ही। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना ही अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। युवा अर्थात जवान, दल अर्थात समूह, मस्ती, शरारत, आनंद में डूबा रहता है। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मतलब वहां पे चूंकि पथरीला है, काई लगी है, फिसलन है अंजुना बीच पे, इस कारण से वहां पे जो बड़े बच्चे हैं, बड़े लड़के हैं, लोग हैं, युवा हैं, वो अपनी मस्ती शरारत में डूबे रहते हैं। लेकिन जो परिवार वाले लोग हैं कि कहीं उनके बच्चे फिसल न जाए, इसके कारण से वे पूरा समय केवल उनको दिशा निर्देश देते हैं, अर्थात उनको जानकारी देते रहते हैं, उनको
सावधान करते रहते हैं, सूचना देते रहते हैं। दिशा निर्देश देना अर्थात सूचना देना लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र के किनारे होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। यहाँ पे शब्द युग्म हुआ। अब यहाँ पर आपका प्रश्न जो बनता है वो यही प्रश्न है कि बेनालियम बीच की विशेषताएं, हमने ऊपर ही पढ़ा अभी कि अंजुना बीच की विशेषताएं क्या है। उसमें दो चीजें हम लोगों ने देखी थी, आपको याद फिर से मैं दिला दूं कि अंजुना बीच नीले पानी वाला है, बहुत पथरीला है, परंतु बहुत खूबसूरत है। दो हो चुके हैं, अगर तीन रहेगा तो तीसरा नीचे है। अब बेनालियम बीच पढ़े हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर उसकी विशेषताएं दी गई हैं। तो बेनालियम बीच जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए कि बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। उथला मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ। तो पहली विशेषता हमें बेनालियम बीच की मिल गई कि वह रेतीला है और उथला है। उथला मतलब बीच से उठा हुआ है, रेतीला रेत से भरा हुआ। दूसरी विशेषता बेनालियम की, यह मछुआरों की पहली पसंद है। यह तो हमने पीछे ही पढ़ा था। यह दूसरी विशेषता हुई। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा मछलियां पकड़ी जाती हैं। यह तीसरी विशेषता है। लेकिन मजे की बात यह है कितनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती हैं। स्थानीय अर्थात क्षेत्रीय, लोकल मार्केट। स्थान में ई प्रत्यय लगाया गया तो स्थानीय बन गया। तो यहाँ पे ई प्रत्यय लगा हुआ है। बेची जाती है, ता है, ती है, ते है। तो यहाँ पे तीन विशेषताएं हमें बेनालियम बीच की दिखाई पड़ी। बेनालियम यहाँ से बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है एक में, यह मछुआरों की पहली पसंद है। दूसरा, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा मछलियां पकड़ी जाती हैं। सुबह की का विरुद्धार्थी शाम। इनका निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट दूसरी जगह पे भेजना बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्थात वहाँ जो मछलियां पाई जाती हैं वो बेची नहीं जाती, मतलब बाहर दूसरे राज्यों में बेची नहीं जाती। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बात हमने पहले ही पढ़ी है। दूसरा, यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। अर्थात जो हमारे हिंदी की मूवीज बनती हैं वहां पे जा करके वो लोग शूटिंग इत्यादि किया करते हैं। अब बहुत कम करते होंगे, पहले बहुत ज्यादा होती थी। यह यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक विशेषता यह हुई, दूसरी यह हो गई दोनों, और तीसरी जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ था कि बहुत पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। अंजुना बीच पथरीला है और बहुत ही खूबसूरत है। तो तीन विशेषताएं हुई कि अंजुना बीच नीले पानी वाला है, दूसरा पथरीला बहुत ही खूबसूरत है, और तीसरा वह यहाँ से मिला आपको कि यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो यहाँ पे आपको दो बीचों की विशेषताएं मिल गई। दोनों बीच व्यावसायिक है। व्यावसायिक मतलब व्यापारिक, बिजनेस पर्पज से है। व्यवसाय प्लस एक प्रत्यय लगा है, पर मूल अंतर मतलब मेन डिफरेंस, अंतर मतलब डिफरेंस व्यवसाय की प्रकृति का है। प्रकृति अर्थात स्वभाव यहाँ पे। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। पणजी शहर देखते रहे। लेखक बताते हैं कि अंजुना बीच देखने के बाद वे दिन भर पणजी शहर देखते रहे। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पर अंजुना बीच की विशेषताओं को, वहाँ की खूबियों को बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगोड बीच पर पहुंचे।
दिन भर तो पणजी शहर देखे, सुबह में वहां गए अंजुना बीच, शाम के समय लेखक और उनके साथी कलिंगवुड बीच पर पहुंच गए। तो प्रश्न क्या बना, शाम के समय लेखक और उनके साथी इस जगह पर पहुंचे, इस बीच पर पहुंचे, कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रेरणार्थक क्रिया में, तो पहुंचना, पहुंचाना, पहुंचवाना, तो खुद से अगर पहुंचे हैं तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया का मूल रूप पहुंचना, पहुंचाना यह प्रथम प्रेरणार्थक, पहुंचवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। अब कलिंगवुड बीच की भी विशेषता, पहली विशेषता कि यह रेतीला बीच है और गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है, अर्थात काफी लंबा है। तो पहला ये हुआ रेतीला है, दूसरा यह 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है, सबसे लंबा बीच है और 3-4 किलोमीटर तक फैला है। फैलना, फैलाना, फैलवाना, फैलना प्रेरणार्थक क्रिया का मूल रूप, फैलाना प्रथम प्रेरणार्थक, फैलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। स्थानीय व्यवसाय का केंद्र होने का कारण, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं, इसलिए यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है, सेंटर है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। यह देखने में आनंद आता है वाटर स्पोर्ट्स को, हैरत अंगेज होना अर्थात विस्मयकारी होना, बहुत ही आश्चर्यजनक होना, आश्चर्य से भरा होना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कलिंगवुड बीच के बारे में, तो उसकी कई विशेषताएं हम लोग को मिल गई। एक कि यह काफी रेतीला है, गोवा का सबसे लंबा बीच है, 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है, दूसरे बॉक्स में आ गया। आगे अगर देखें तो यहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, और देखें तो स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र है। ये 4 चीजें हो गई जो कि कलिंगवुड बीच की विशेषताएं हैं। अब आगे जिन्हें देखने में ही आनंद आता है, आप भी अपनी रुचि के अनुसार, रुचि चाहत के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। ता है, ती है, ते है, जैसा मैंने बताया था। तो यह सामान्य वर्तमान काल। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच अर्थात आनंद की अनुभूति, या फिर कहे आनंद देने वाला अनुभूति पैराग्लाइडिंग में ही आया। पैराग्लाइडिंग आप जानते हैं, एक गुब्बारा रहता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लोग लटकते हैं, 2 या 3 लोग, और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ते हैं, समुद्र के ऊपर उड़ते हैं। प्रश्न यहाँ पे बना कि लेखक को सबसे अधिक रोमांचक यह लगा पैराग्लाइडिंग। आया यहाँ पे आ की मात्रा है, इस कारण से यहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल। काफी ऊंचाई से, अथाह मतलब जिसकी थाह न पाई जा सके। आ यहाँ पे उपसर्ग है, तो जिसके अंत की जानकारी न मिले। जल राशि, यहाँ पे जल राशि अर्थात पानी का भंडार, राशि मतलब भंडार, जल पानी। जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी, भयावह, डेंजरस, खतरनाक, डरावना। लेखक अब यहाँ पे आपका संजाल बन रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और वो यही बन रहा है। लेखक कहते हैं कि वे वहां पर गए और खूब आनंद उन्होंने
पैराग्लाइडिंग में उठाने का अनुभव किया और वहां पर क्या कुछ उनको अनुभव हुआ उसके बारे में लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रश्न बन रहा है, लेखक ने पैराग्लाइडिंग में यह अनुभव किया। तो आपको यहाँ पर मिला, काफी ऊंचाई से अथाह जल राशि देखना बड़ा विस्मयकारी लगा। तो यहाँ पर 2 बॉक्सेज हो गए। काफी ऊंचाई से अथाह जल राशि दिखाई पड़ी, उसे देखना विस्मयकारी और भयावह लगा। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों के से हवा में लटके हम यानी उनके साथ और भी कोई था। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, संजाल आपका पूरा हुआ कि दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई पड़ा, इसका अनुभव लेखक ने किया। तेज हवा रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और पति पत्नी। तो चौथे बॉक्स में आ जाएगा कि तेज हवा और रस्सियों से लटके लेखक और उनकी पत्नी। तो प्रश्न यही था, संजाल यही था कि लेखक ने पैराग्लाइडिंग में यह अनुभव किया। तो वहां पर उत्तर आपको मिल गया कि काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि देखने को मिली। वह जलराशि विस्मयकारी और भयावह थी। दूर दूर तक पानी ही पानी था। तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके लेखक और उनकी पत्नी थे। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। लेखक के मन में उठने वाले भाव, लेखक के मन में उठने वाले भाव, लेखक की पत्नी और लेखक दोनों डर भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे। तो अब देखिए कि किस बात का डर है और किस बात की खुशी। यहाँ पे आपका फिर से प्रश्न बना कि लेखक इससे डर रहे थे, इससे खुश हो रहे थे। डरने और खुश होने का कारण, डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए। कहाँ गए? ऊपर स्वर्गलोक में। तो प्रश्न का उत्तर मिला आपको कि इस बात का डर था कि अगर वहां से उनका हाथ वगैरह छूट गया या लेखक गिर गए तो उनकी मृत्यु संभव है। खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। रोमांचक मैंने पहले ही बताया कि जो अत्यधिक आनंद देने वाला हो, सचमुच अद्भुत। तो यहाँ पे देखा, अगर इसका प्रेरणार्थक रूप बनाए, देखा, दिखाया, दिखवाया, अद्भुत, अद्भुत के बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कलिंग बीच पर लेखक ने क्या कुछ अनुभव किया और उनको कैसा आनंद आया। अंत में चलते हैं। हम यहाँ 4-6 दिन रहे। 4-6 दिन यह आप जान रहे हैं शब्द युग्म हो गया। 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। दिनचर्या डेली रूटीन जिसे आप सब कहते हैं। तो यहाँ पे आपका संजाल बनेगा, या कहें कि प्रवाह तालिका भी आप उसे कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। दूसरा प्रश्न बना कि लेखक गोवा में इतने दिन तक ठहरे, 4-6 दिन। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिरकर थककर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। अब यहाँ पर देखेंगे तो डेली रूटीन लेखक का पता चल गया आपको कि पहला हुआ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, फिर से मैं रिपीट करूं कि गोवा की यात्रा के समय लेखक की दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना पहले बॉक्स में, दूसरा फटाफट नाश्ता करना दूसरे बॉक्स में, तीसरे में दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आना, चौथे में थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। पूल आप जान ही रहे हैं, स्विमिंग पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच
कोलवा बीच, जो कि वहाँ का एक और प्रसिद्ध बीच है। कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। बोटिंग आप जानते ही हैं, नौकाए नयन कहते हैं, नाव चलाना, उसे कहा जाता है बोटिंग। बोटिंग का भी आनंद लिया। आ की मात्रा तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। प्रश्न बना, लेखक ने इस बीच पर डॉल्फिन मछलियां देखी, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। अगर आपने लिख दिया यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी तो आपका उत्तर गलत होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि कोलबा बीच पर, लेखक ने कोलबा बीच पर डॉल्फिन मछलियां देखी। सबके आनंद का केंद्र होती हैं डॉल्फिन मछलियां। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। बच्चे यह देखकर बहुत आनंदित हुए। उत्तर लिखिए, कोलबा बीच पर डॉल्फिन मछलियां। यहाँ पर देखी ई, यहाँ पर आ, तो यह सामान्य भूतकाल। आगे बढ़ते हैं। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व, यह अब आपका महत्वपूर्ण पैराग्राफ आ रहा है, यहाँ सब लोग ध्यान देंगे। इस दौरान मतलब गोवा की यात्रा के दौरान, यहाँ मतलब कहाँ, गोवा में नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो बनेगा वह यह बनेगा कि परिच्छेद में आए हुए पर्वों के नाम। पर्व मतलब त्योहार, नवरात्रि और दूसरा दशहरा। आप जानते ही हैं कि नवरात्रि यह माँ दुर्गा से संबंधित है, दशहरा यह भगवान श्री राम से संबंधित है। सौभाग्य अर्थात शुभ अवसर, सौ उपसर्ग लगा है। अगर इसमें प्रत्यय लगाने को हुआ सौभाग्यशाली, शाली प्रत्यय लगा जाएगा। प्रश्न यह भी बना कि लेखक को ये पर्व मनाने के सौभाग्य मिले, नवरात्रि और दशहरा पर्व। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर लेखक ने यह बताया है कि हमारे देश में विभिन्नता के बाद भी एकता किस तरह है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता हमारे देश में कैसे है। हम रूप रंग वेशभूषा में अलग भले हैं, लेकिन संस्कृति और सभ्यता हमारी एक जैसी। हमारे पर्व त्योहार एक जैसे हैं, खान पान अलग है, लेकिन हम अपने त्योहार इत्यादि एक जैसा ही मनाते हैं। तो यहाँ पर लेखक उसी एकता की भावना का संचार करते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अनेकता होने के बाद भी भारत एक है। यहाँ पर आपका प्रश्न भी चल रहा है कि, और प्रश्न है नवरात्र तक गोवा में नवरात्र की परंपराएं, तो क्या क्या मनाया जाता है, उसका उत्तर यहाँ पर मिल गया आपको। पहला है कि नवरात्र में गली मोहल्ला शब्द युग में है, गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना की जाती है। पहला हुआ घर भी है, घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना की जाती है। दूसरा, लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है। तो ये दो विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न बना कि परिच्छेद में आए हुए देवी देवता का नाम, वह है माँ दुर्गा। आगे, रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। हम सब उत्तर भारत वाले क्या करते हैं, दशहरा पे रावण का पुतला जलाते हैं, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाते हैं, लेकिन गोवा में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ता है, ये सभी जो है सामान्य वर्तमान काल। तो अंतर यहाँ पे क्लियर हुआ कि हमें उत्तर भारत में हमारे रावण का पुतला जलाते हैं दशहरा पे, लेकिन गोवा वाले दशहरा पर रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। तो दशहरा मनाने की परंपरा क्या है वहां पे, तब कैसे
सुबह भी से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। तो वहां पर दशहरा मनाने का जो तरीका है, परंपरा है, पहली परंपरा मिली कि सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। अपने महाराष्ट्र में भी अलग अलग तरह की पालकी, शाही की पालकी इत्यादि निकाली जाती है। वैसे ही वहां पर भी शाम के समय भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। अब यहाँ पे दूसरा मिल गया हमें, वहां पे दशहरा मनाने की परंपरा, शाम को भगवान की एक पालकी निकाली जाती है और मंदिर तक ले जाई जाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। तो यह तो हमारे महाराष्ट्र में भी है कि हम लोग देते हैं, सोना देते हैं जिसे कहते हैं, एक पत्ती रहती है, तो वहां पर भी यह परंपरा मनाई जाती है। बधाई देना, शुभकामना देना, एक दूसरे शब्द युग। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, अपनी अपनी शब्द युग में है। सांस्कृतिक, संस्कृत प्लस इक, संस्कृत प्लस इक यह जो है प्रत्यय है। परंपरा, रीति रिवाज। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया। देख समझ शब्द युग हो गए तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया। अब यहाँ पे प्रश्न बना है कि लेखक यह बात समझ गया कि पश्चिमी फैशन अर्थात प्रचलन, हिंदी में उसको कहते हैं, और सभ्यता अर्थात तौर तरीका, रीति रिवाज में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। आत्मसात करना अर्थात अपनाना। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि गोवा में पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर दिखाई पड़ता है, वेस्टर्न फैशन दिखाई पड़ता है, और उसी कल्चर में वह रचा बसा भी, अर्थात वही कल्चर वहां पर जगह जगह दिखाई देता है। लेकिन उतने के बावजूद भी वहां के लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया है, उसे छोड़ा नहीं है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग, स्थानीय मतलब उस स्थान के, उस क्षेत्र के लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया इस पाठ में कि गोवा लेखक ने किस तरह का से देखा, कैसे देखा, वहाँ क्या कुछ देखा। साथ में यह भी लेखक ने बताया है कि वहाँ पर भले ही लोग वेस्टर्न कल्चर में, पश्चिमी फैशन में रंगे हों, लेकिन वास्तव में वहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज को अपनाए हुए हैं।